दोस्तों, हम हैं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हैं कार्यक्रम लेकर के 24 कैरेट न्यूज़ चैनल का। आप सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत, सभी का खैर मकदम और इस्तकबाल करते हुए आज विमर्श के लिए चयनित बिंदु की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज इंदिरा जी की शहादत दिवस है। हम सच्ची श्रद्धांजलि पेश करते हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धा प्रकट करते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक न एक दिन ऐसा जरूर आता है जिसे वो जिंदगी में भूलना नहीं चाहता। अगर इंदिरा जी आज जीवित होती और उनसे यह पूछा जाता कि मैडम आपके जीवन में वो कौन सा दिन है जिसे आप कभी भी भूलना नहीं चाहेंगी, तो निसंदेह वो एक ही दिन बताते, 12 जून 1975 का दिन। 12 जून 1975 का दिन जैसे ही वो सो कर के जगती हैं, उन्हें एक मनहूस खबर दी जाती है। मनहूस खबर कैसी? कोई छोटी मोटी नहीं, साधारण खबर नहीं थी। दुर्गा प्रसाद धर के मृत्यु की खबर थी। और वो दुर्गा प्रसाद धर जो मॉस्को में राजदूत थे। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ, अमेरिका इस बात से खार खाए बैठा था कि किस तरह से इंदिरा को मजा चखाया जाए, भारत को मजा चखाया जाए। ऐसी स्थिति में एक बड़ी शक्ति का, जो दुनिया में बड़ी शक्ति थी, उस बड़ी शक्ति का समर्थन हासिल करना था। दुर्गा प्रसाद धर की खासियत यह थी कि दुर्गा प्रसाद ने यह नहीं कहा रूस से कि आपके समर्थन की हमें जरूरत है। ऐसी भूमिका तैयार की, ऐसा रशिया को आईने में उतारा उन्होंने। यूएसएसआर उस समय हुआ करता था, उतारा कि यूएसएसआर को कहना पड़ा कि हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी अपनी कुछ शर्तें होंगी, आपकी भी जो शर्तें हों बता दें। ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में भारत को एक महत्वपूर्ण बना रहा था, ऐसे व्यक्ति की मौत, और वो भी सुबह सुबह। जब खबर सुनाई पड़ी थी, इंदिरा जी आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंच गई। काफी देर तक वह अवाक खड़ी रही। कहते हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद हो गया, सुन्न हो गया। और वो जब लौट रही थी तो एक कहते हैं हारे हुए जुआरी की तरह लौट रही थी। लग रहा था जैसे उनके पैर इतने लड़खड़ा रहे हैं कि कभी भी गिर सकती हैं। जुबान पे कोई आवाज नहीं थी। जुबान का, चेहरे का पूरी आभा उनकी उजड़ी पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी। और किसी तरह से घर आई। घर आने के बाद उनको एक ही धुन सवार थी कि किस तरह से मॉस्को में डीपी धर की पत्नी को यह सूचना दी जाए। कई घंटे तक उन्होंने कोशिश किया कि ये सूचना दी जाए। उस समय सूचना तंत्र, जो आज संचार क्रांति का युग है, तुरंत आप कहीं दुनिया में बात करना चाहें तो एक नहीं हजारों विकल्प आपके पास मौजूद हैं। लेकिन उस समय इतने विकल्प नहीं मौजूद हुआ करते थे। एक ही फ़ोन मौजूद हुआ करता था, लाइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उस पे वो लगी रही। वो उसी उधेड़बिन में थी कि कैसे सूचना दी जाए। एक दूसरी और परेशान करने वाली खबर उनके पास आ गई। जनरली होता क्या है, सामान्यतः देखा गया कि कोर्ट का जब भी कोई जजमेंट आता है, वह जजमेंट 2 बजे के बाद आता है। लेकिन ये पहला हाई कोर्ट का पहला ऐसा जजमेंट था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो जजमेंट 10 बजे ही सुना दिया गया। 10 बजे सुनाने का औचित्य क्या था, ये तो बेहतर है कि जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जी समझ सकते थे। जबकि यह निर्णय हुआ था कि यह जजमेंट जुलाई में जब रेगुलर कोर्ट बैठेगी, रेगुलर सीटिंग होगी कोर्ट की, उस समय यह जजमेंट सुनाया जाएगा। लेकिन ये जजमेंट
उस समय के इंतजार किए बगैर आनन फानन में जगमोहन लाल सिन्हा जी ने यह अनाउंस करा दिया कि इस खबर को हम 12 जून को सुनाएंगे। परिणाम क्या था? एससी खरे जो इंदिरा जी के एडवोकेट थे वो हिल्स पे छुट्टियां मनाने चले गए थे। राजनारायण के जो एडवोकेट थे शांतिभूषण जी वो मुंबई में, उस समय बंबई ही कहा जाता था, बंबई में किसी अपने दूसरे क्लाइंट के पास चले गए थे। किसी से कोई मशवरा नहीं किया गया। क्या दबाव होगा ये कल्पना नहीं की जा सकती। जबकि राजनारायण को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कई बार यह बात समझाने की कोशिश की थी कि राजनारायण जी आप अपना ये इलेक्शन पिटीशन वापस ले लीजिए, इसमें कोई दम नहीं है, कोई आधार नहीं बनता है इसे इलेक्शन पिटीशन का। लेकिन कहते हैं कि जितना अटल बिहारी वाजपेयी जी समझाते, राजनारायण अगर किसी तरह मन भी बनाते तो चंद्रबानु गुप्ता उतना ही उनको प्रेरित करते, उनका उत्तेजित करते, उतना ही भड़काते कि राजनारायण जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस भी चीज की आवश्यकता होगी वो आपको दिया जाएगा, आप इस पिटीशन पे कभी भी वापस लौटने की मत सोचिए। और 12 जून को जब ये रिजल्ट आया तो इंदिरा जी को संसद सदस्य से डिबार कर दिया गया था, उनकी सदस्यता छीन ली गई थी। प्रधानमंत्री पद से रिजाइन करने की वकालत की गई थी, आदेश दिया गया था, या ये कहें कि मशवरा दिया गया था। अब समस्या खड़ी हो गई थी इंदिरा जी के सामने। अभी ये चल ही रहा था कि गुजरात के चुनाव का परिणाम भी आना शुरू हो गया हो। उसी वक्त यह सब सुनते सुनते उनको थोड़ा सा अपने आप को संयत करने में थोड़ा सा समय लगता कि 12-1 बज गया, 2 बज गया, 4 बजे के आसपास गुजरात का रुझान आने शुरू हो गए, परिणाम आने शुरू हो गए। गुजरात के चुनाव के 167 सीट में जो 71 में 140 सीटें जीत करके कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार थी। चिमन भाई पटेल जिसके चीफ मिनिस्टर थे, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई के आंदोलन के चलते उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना पड़ा था। यह अलग बात है कि विधायकों को विधानसभा सस्पेंड नहीं की गई थी, केवल गवर्नमेंट को ही डिसॉल्व किया गया था, विधानसभा सस्पेंड थी, विधानसभा नहीं खत्म की गई थी। फिर भी कहते हैं कि मोरारजी देसाई 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था और वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो इस बात के लिए कभी भी समर्थन देने को तैयार नहीं थे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि मोरारजी देसाई पूंजीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। वो साहूकारी व्यवस्था को खत्म होते हुए देखना नहीं चाहते थे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बार बार वो रोड़े अटकाते और इंदिरा जी ने उन्हें मशवरा दिया कि आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भले बने रहिए, लेकिन आपको वित्त मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ेगा। और परिणाम क्या हुआ आया? जो परिणाम 1975 12 जून को आ रहा था, वो परिणाम आ रहा था कि कांग्रेस 140 सीटें जो जीत चुकी थी 1971 में, वो 75 सीट पे सिमट गई। और संयुक्त मोर्चा जो बना था, जन मोर्चा कोलिएशन जो बना था, इंस्पायर्ड बाय मोरारजी देसाई, या ये कहिए कि प्रीवी पर्स खत्म करने का जो गुस्सा था प्रिंसली स्टेट के राजघरानों का, वो मोरारजी देसाई के साथ खड़ा हो गया था। और मोरारजी देसाई को
हर तरह से मदद कर रहा था। मोरारजी देसाई के आंदोलन और खास तौर से जेपी के उस आंदोलन में कूद पड़ने की वजह से, जबकि आंदोलन शुरू हुआ था, छात्रों का जो फीस बढ़ी थी, हॉस्टल में, मेस में बेहतर व्यवस्था को लेकर, लेकिन मोरारजी देसाई कहते हैं उस आंदोलन को हाईजैक कर गए और हाईजैक करने के बाद महंगाई के नाम पे औरतों तक को सड़क पे उन्होंने उतार दिया। परिणाम क्या हुआ? दबाव में सरकार को डिसॉल्व करना पड़ा, विधानसभा सस्पेंड थी, विधानसभा को भी भंग करना पड़ा, नए चुनाव की घोषणा करानी पड़ी इंदिरा जी को। जब नए चुनाव की घोषणा करानी पड़ी तो परिणाम ये आया कि कांग्रेस 140 सीटें जो जीत के आई थी पिछले चुनाव में 75 सीटों पे सिमट गई। 86 सीट लेकर के जनता मोर्चा कोलिएशन गवर्नमेंट में आ चुकी थी। अब यहां प्रश्न ये उठता कि 3 झटके इंदिरा जी को लगे थे। जो इलेक्शन पिटीशन का रिजल्ट था वो शायद उन्होंने, इंदिरा जी ने पहले ही मान लिया था कि उनके खिलाफ जाएगा। वजह क्या थी कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को बुला करके एक हाई कोर्ट में 5-5 घंटे खड़े रहने के लिए बाध्य किया गया था। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये न्यायिक चरित्र नहीं था, क्योंकि इस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। टिप्पणी करने का औचित्य भी नहीं बनता है। वो सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ, संजय गांधी के साथ कोर्ट में 5-5 घंटे खड़ी रही। तभी उन्हें एहसास हो गया था कि ये इलेक्शन उनके खिलाफ जाने वाला है। और ये इलेक्शन आधार क्या लगाया गया? उनके नल एंड वाइट करने के इलेक्शन एक यशपाल कपूर थे। कहा गया कि यशपाल कपूर इंदिरा जी के मंच लगा रहे थे, जबकि सच ये है कि यशपाल कपूर ने जब चुनाव में भाग लेना शुरू किया तो यशपाल कपूर बाकायदा रिजाइन कर चुके थे और रिजाइन करने के बाद 6 तारीख को ही रिजाइन कर चुके थे, 7 तारीख को ही रिजाइन कर चुके थे। बल्कि एप्लीकेशन उनकी 6 के थी, 7 को वो सबमिट कर चुके थे और 13 को वो कार्यक्रम में शरीक हुए, मतलब 6 दिन के बाद कार्यक्रम में शरीक हुए। लेकिन हुआ क्या कि पीएन हस्कर जो प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वह इतने व्यस्त थे कि उनको मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बनाया गया था। उसमें बहुत ज़्यादा बवाल था, बहुत ज़्यादा काम था और ये देखा जाता था कि पीएन हस्कर के पास न सोने का समय होता था, न जगने का समय होता था, न नाश्ता करने का समय होता था, न खाना खाने का समय होता था। ऐसी स्थिति में वो ऑफिस प्रॉपरली बैठ नहीं पाए और जब बैठे तब उनको 13 तारीख को उनके एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया गया। जबकि ये भी माना जाता है कि एप्लीकेशन जिस डेट में दी गई उसी समय स्वीकार किया जाता है। लेकिन आप भी ये बेहतर जानते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने एप्लीकेशन जब दिया उस समय की सैलरी अगर यशपाल कपूर ने उठा लिया होता तो भी यशपाल कपूर को दोषी माना जाता और चुनाव को जो नल एंड वाइट करने का आधार बनाया गया उसको भी मान लिया जाता। लेकिन यशपाल कपूर ने जब से अपना रिजिग्नेशन सबमिट किया था, टेंडर किया था, तब से यशपाल कपूर ने कोई सैलरी ही नहीं ली थी। ऐसी स्थिति में इलेक्शन पिटीशन का कोई ग्राउंड नहीं बनता था। क्यों इंदिरा जी के खिलाफ ये काम किया गया? चूंकि शांति भूषण जी वहाँ से इलेक्शन पिटीशनर के तरफ से एडवोकेट थे और शांति भूषण कांग्रेस के ट्रेजरार भी थे। शांति भूषण और जगमोहन लाल सिन्हा के क्या संबंध थे ये बताने की जरूरत नहीं है, चर्चा का विषय भी नहीं है। आज हम चर्चा को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यही वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। इंदिरा जी निश्चित तौर पे समाजवाद की पुरोधा थी, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सभी लोग हमसे जुड़े रहे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय जोहार या जिसके जो भी अभिवादन करने के तरीके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।